हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 26 एंड 27 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली इट इज अबाउट वेरियस रिपोर्ट्स जो यूएन बॉडीज के द्वारा हाल ही में रिलीज किए गए हैं। आपको बता दूं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं या इंडिसेस रिलीज किए जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ईयर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी इनके पैरामीटर्स पूछ लिए करते हैं, लेकिन ज्यादा केसेस में ये देखा गया है कि ओवरऑल हु रिलीजेस द रिपोर्ट उसे पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट बॉडीज है लाइक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, डब्ल्यूटीओ की कोई रिपोर्ट है, तो कुछ पैरामीटर्स, उससे ज्यादा डिटेल नहीं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि क्या याद रखना है आपको किस रिपोर्ट में, सो दैट आपकी तैयारी आसान की जा सके। सो लेट्स टॉक टू द फर्स्ट रिपोर्ट। इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। हु रिलीजेज इट? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि यूएनडीईएस है। कंप्लीट याद रखने हैं आपको कि हु रिलीजेज इट इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूएनसीटीएडी प्लस यूएनडीईएस है, कंठस्थ याद होने चाहिए। क्या की फाइंडिंग है? तो बेसिकली द पैंडेमिक इन शटडाउन अफेक्टेड मोर देन 4 आउट ऑफ 5 जॉब्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि आपको ही पता है कोविड-19 के आने के बाद जो ग्लोबल पैंडेमिक हुआ उसके कारण विभिन्न देशों में शटडाउन या लॉकडाउन लगाए गए थे। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़े? जॉब्स पर पड़े, और इतने पड़े कि मोर देन 4 आउट ऑफ 5 जॉब्स वर्ल्ड वाइड प्रभावित हुए हैं। तो इस क्राइसिस के कारण ये भी हुआ कि जो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन है इंडस्ट्रीज में, उसे एक्सेलरेशन मिली, पेस मिली, और उसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ आप देख सकते हो, मिलियंस ऑफ जॉब्स लॉस्ट हुए 2020 में। बिकॉज आपको पता होंगे कि डिजिटलाइजेशन या ऑटोमेशन जो होते हैं वो वर्कर्स या एम्प्लॉयज के डिमांड को, रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, लॉकडाउन में वर्कर्स नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेशन एक तरीका था कि इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते थे। और एक बार जो इंडस्ट्रीज ने ऑटोमेशन कर दी तो मुश्किल ही होंगी कि वो जो वर्कर्स को उन्होंने निकाले वो वापस ला सकेंगे। तो डिवास्टेटिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विल बी फेल्ट फॉर ईयर्स। तो सही बात है, ये इतनी बड़ी पैंडेमिक रही है तो डेफिनेटली इसका जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, लेट्स से पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो लंबे समय के लिए फेल्ट तो होंगे ही होंगे। और इसको अगर ठीक करना है तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इकोनॉमिक, सोसाइटियल, क्लाइमेट रेजिलियंस के सेक्टर में, सो दैट रोबस्ट और सस्टेनेबल रिकवरी ग्लोबल इकोनॉमी की जा सके। जो सेंट्रल बैंक्स है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे आरबीआई, यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक, तो ये सब जो बैंक्स हैं वो मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी भी इंजेक्ट या इन्फ्यूज कर रही है इकोनॉमी में। क्या मतलब होता है लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना? तो बेसिकली जब भी डिमांड कम होती है तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके लिए हम मनी इन्फ्यूज करते हैं इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ चीप लोन्स, या फिर लेट्स से कि किसी के बैंक में, गरीबों के बैंक में मैंने पैसे क्रेडिट कर दिए, पीएम किसान योजना भी आप सुने होंगे। सो इस माध्यम से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी जाती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है, यानी कि अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट लेना चाहता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना चाहता है, तो उसको इंटरेस्ट भी कम के पे करने पड़ेंगे। तो हो सकता है इन सब स्टेप्स के कारण मैसिव फाइनेंशियल बबल उत्पन्न हो जाए और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एग्जैजरेट कर सकती है, यानी कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को और ज्यादा खराब कर सकती है। तो कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर इनस्टेबिलिटी खराब होंगे? तो आप देख सकते हो कि जब भी ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट
को सस्ते किए जाएंगे या फिर मोर एंड मोर ऑटो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किए जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि इससे बैंकों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। यानी कि अभी आप देखो तो डिमांड तो है ही नहीं इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो फिर पैसे की कमी है। तो ऐसे में अगर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है लो इंटरेस्ट पे लोन लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट को पुशअप कर कर कंपनियों में, तो हो सकता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उनको जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट चुकाने होते हैं वो हो सकता है संभव ना हो या फिर परेशानियां आए। तो ऐसे में बैंकरप्सी हो सकती है, जो एनपीए की इश्यूज बढ़ सकती है। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और इन सब समस्याओं के कारण ही तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आती है। साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट के कंसर्न्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और फिस्कल डेफिसिट का मतलब मैं आपको बता दूं तो बेसिकली जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है, लेट्स से कि आप ही हो, तो आपको एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं और आपको इनकम भी आती है। लेट्स से कि आपके पेरेंट्स कुछ आपको इनकम देते हैं और उसको आप एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी होते हैं, उनको भी इनकम आती है टैक्सेस नॉन टैक्सेस के माध्यम से, और उसे वो खर्च भी करते हैं वेरियस स्कीम्स के ऊपर, सोशल सेक्टर के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। लेकिन अभी आप देखो तो सरकार की रेवेन्यू भी कम है, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, और सरकार ने टैक्स रेट्स भी कम कर रखे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स देख लो आप, या फिर वेरियस जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रदान कर रही है स्टार्टअप्स को या फिर डोमेस्टिक कंपनीज को, तो उससे डेफिनेटली जो रेवेन्यू है सरकार की वो कम हो जाती है। और फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब हुआ कि व्हेन गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिंग मोर, यानी खर्च ज्यादा कर रही है एज कंपेयर टू द इनकम जो उनको रेवेन्यू और अदर सोर्सेस से आते हैं, तो वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो इसमें ये कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के रिस्क तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग ही कम कर दे या ना के बराबर करे। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का मतलब आप हेल्थ एजुकेशन, जो पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, तो वो सब सोशल सेक्टर में ही तो आते हैं। तो कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने के डर के कारण ये ना करें कि सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग कम कर दे, क्योंकि इसके फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और बहुत सारे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको भी अचीव करने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेट्स से कि जो एसडीजी गोल 1 है, आई थिंक रिमूव पॉवर्टी है, एसडीजी 2 जो है वो माल न्यूट्रिशन की बात करता है। तो आप गोल्स के एक दो आप देख भी सकते हो। साथ ही साथ ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन, उसके कारण कंपैरेटिव एडवांटेजेस रीडिफाइन हो रही हैं ग्लोबल ट्रेड में। कैसे? क्योंकि ये जो ऑटोमेशन है आपको पता होने चाहिए कि इफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं, और इफिशिएंट प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो सकती है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स को गुड्स की अवेलेबिलिटी हो चीपर और अच्छे क्वालिटी भी मिल सकते हैं। तो ये थी इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स। तो अगर हम अगले रिपोर्ट की बात करें तो क्या है ये? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अपडेट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। क्या की फाइंडिंग है इसके? तो ग्लोबल इकोनॉमी बेसिकली प्रोजेक्ट की गई है कि 2021 में 5.5% के रेट से ग्रो करेंगी, 2022 में 4.2 के रेट से ग्रो करेंगी, और भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की ग्रोथ है काफी पॉजिटिव न्यूज है भारत के लिए। आप देख सकते हैं 11.5% से ग्रो कर सकती है, यानी कि आने वाले जो समय है भारत के अगले साल उसमें काफी ज्यादा फास्टर पेस से रिकवरी होने वाली होगी भारत की अर्थव्यवस्था में। साथ ही साथ ये बोला गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी वो फास्टर रेट से एक्सपेंड कर रही है इस ईयर, उम्मीद है देन एक्सपेक्टेड अर्लियर।
बिकॉज वैक्सीनेशन कोविड-19 से डील करने के लिए मार्केट में आ गए हैं और विभिन्न देश इसे बाय करके और अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो ये जो फियर है कोविड-19 का, ये खत्म हो जाएंगे। और जब ये फियर और जो ये और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन या बूस्ट मिल सकेंगी। और साथ ही साथ वेरियस नेशनल गवर्नमेंट्स डिफरेंट देशों के, आपको पता है कि इकोनॉमिक स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ मनी इंसेंटिव ये भी ला रही है, तो पॉलिसी सपोर्ट भी है, तो रैपिड ग्रोथ रिवाइवल हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट एक्सेस टू इंटरनेशनल लिक्विडिटी फॉर लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इन कोविड-19 के कारण इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं समस्याएं आई हैं। इनको भी मनी की जरूरत होगी, सो दैट अपने डिमांड सप्लाई जो इंटरनेशनल मार्केट से वो करती है उसे वो फुलफिल करते रहें। साथ ही साथ जो कोवैक्स फैसिलिटी है जो कुछ देशों ने मिलकर लॉन्च की थी, उसकी फंडिंग को भी बढ़ाई जाए, सो दैट जो वैक्सीन्स है वो सारे देशों के लिए अवेलेबल हो सके। और खासकर आपको पता होगा कि कोवैक्स फैसिलिटी क्या थी, कि जो गरीब देश है उनके पास पैसे की किल्लतें होती हैं, तो वो हो सकता है कि वैक्सीन एसेसिबिलिटी न कर पाए। साथ ही साथ ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म की परंपरा चल बैठी थी, इसके कारण ये सब जो छोटे छोटे देश है या फिर पुअर देश है, इनको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होने में दिक्कतें हो सकती थी। डेट्स वाई ये जो अलायंस है कोवैक्स, इसे तैयार किया गया था सो दैट इन देशों को भी टाइमली वैक्सीन उपलब्ध हो सके। जो अन्य रिपोर्ट है वो है आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNCTAD। इसको भी आपको कंठस्थ याद रखने। तो क्या की फाइंडिंग है, तो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोलैप्स्ड इन 2020 फॉलिंग बाय 42%। तो ये FDI का मतलब क्या होता है, तो FDI का मतलब आप ये समझ ले कि लेट्स से कि भारत है, भारत में बहुत सारे कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनीज भी हैं और फॉरेन कंपनीज हैं। लेट्स सी कि एक फॉरेन कंपनी है भारत में अपनी सर्विसेज प्रदान करना चाहती है, तो भारत की FDI रूल्स के तहत अगर वो अलाउड है उस सर्विसेज में इन्वेस्ट करना, तो ये जो बाहरी कंपनियां हैं या इंडिविजुअल है वो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करेंगी, कंपनी स्टेब्लिश करेंगी या किसी दूसरे इंडिजीनियस कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, है ना। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं और फॉरेन रिजर्व्स भारत के बढ़ते हैं। तो वही बात है कि इस पेंडेमिक के कारण चूंकि सारे इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन हो रहे थे या फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो भी प्रभावित हुई थी, क्योंकि आप सोच सकते हो कि लोगों के पास पैसे नहीं थे मटेरियलिस्टिक जो नॉन इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर खर्च करना, तो कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी। और वैसे भी इकोनॉमिक स्लोडाउन जब हो तो मान के चले कि का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना तभी फायदेमंद होता है जब इकोनॉमिक बूम पीरियड हो, यानी कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हाई हो, लोगों की डिमांड काफी ज्यादा हाई हो, तब इन्वेस्ट की जाती है। सो इस पेंडेमिक ने तो ये सारा काम उल्टा कर दिया। सो ग्लोबल FDI कोलैप्स हो गई 2020 में और ये 42% से फॉल आउट हो गई टू एन एस्टिमेट ऑफ $859 बिलियन फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन इन 2019 और डिक्लाइन डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा हुए हैं और भारत तो एक्सेप्शन ही रहते हैं। आप देख सकते हो कि FDI भारत में 13% से रोज हुए हैं, यानी कि ग्रो हुए हैं 2020 में। और इसको बूस्ट करने के पीछे जो सेक्टर है वो आप देख सकते हो डिजिटल सेक्टर है। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने हैं। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए ये सब आपको कुछ भी याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखो हु रिलीजेज इट, कंठस्थ कंप्लीट याद रखने के हु रिलीजेज इट। और ये की फाइंडिंग्स बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग में आपको ज्यादा हेल्प करेंगे।
सो होप आपको पसंद आई हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट, आपको भी पता है 26 जनवरी कल ही सेलिब्रेट किए गए थे, और उस दौरान जो वेरियस अवार्ड्स पेश किए गए थे, उन अवार्ड्स किसे किसे दिए गए हैं, क्यों दिए जाते हैं, इनसे जुड़ा है। तो सबसे पहली अवार्ड से हम पद्मा अवार्ड्स की बात करेंगे। तो ये पद्मा अवार्ड देने की परंपरा 1954 में लाई गई थी, और these form part of highest civilian honors of India। और इसको 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक तो पद्म विभूषण होते हैं, और ये किस लिए दिए जाते हैं, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। पद्म भूषण ये किसके लिए दिए जाते हैं, तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि कोई हायर ऑर्डर सर्विसेज कर रहे हो आप देश के लिए, तो इसलिए पद्म भूषण अवार्ड दिए जाते हैं, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। और आपको पता होने चाहिए कि अवार्ड का मतलब टाइटल नहीं है यहाँ पर, और ये टाइटल के रूप में नहीं यूज किए जा सकते कि कोई नाम है, लेट्स से कि किसी को टाइटल मिले हैं, लेट्स से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये नहीं हो सकता कि पद्म भूषण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे करके नाम लिखे जाए। ये बोले जाते हैं, लेकिन ये टाइटल नहीं होता है। So you cannot use as a title like जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स टाइटल यूज करते हो, या IAS ऑफिसर, ये सब जो टाइटल इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स इन ए ईयर अगर एक्सक्लूड किए जाए पोस्टह्यूमस अवार्ड, पोस्टह्यूमस यानी कि मरणोपरांत, एंड टू NRI या फॉरेनर्स या OCI, वो मोर देन 120 नहीं होने चाहिए। जो अन्य अवार्ड्स की बात करें वो है गैलेंट्री अवार्ड्स। तो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद 3 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये 26 जनवरी 1950 को ही इंस्टीट्यूट किए गए थे। बाद में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब भी ऐड किए गए थे। और ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, ये एक साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे के दिन और एक इंडिपेंडेंस डे के दिन। और ये आपको याद रखना है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है अवार्ड का, परमवीर चक्र, उसके बाद अशोका चक्र, महावीरा चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र एंड द शौर्य चक्र, ये ऑर्डर याद रखने। और इस साल पहली बार आपको पता होंगे, सिंस द कारगिल कन्फ्लिक्ट इन 1919, यानी कि कारगिल कन्फ्लिक्ट जब 1919 में हुआ था, उसके बाद पहली बार गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर वॉर लाइक एक्शन इस कैटेगरी के लिए भी दिए गए हैं। और जो अवार्ड्स ऑनर इंडियन सोल्जर्स है जिन्होंने अपने जीवन गंवाए हैं ड्यूरिंग द क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली से दिए गए हैं। जो नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो ये है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बाल पुरस्कार यानी कि जो चिल्ड्रेन को फॉर देयर ब्रेवरी एंड एक्सेप्शनल वर्क्स इन्होंने किए हैं उनके लिए दिए जाते हैं। तो बाल शक्ति पुरस्कार की बात करें तो इसे पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, आप देख सकते हो, एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए दिए जाते हैं, और ये 1996 में इंस्टीट्यूट किए गए थे सो दैट उन चिल्ड्रेन को रिकॉग्नाइज किए जा सके विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो करके उन्होंने दिखाया इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, सोशल सर्विस, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड ब्रेवरी। और बाल कल्याण पुरस्कार जिसको नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड्स कहे जाते हैं, ये 1979 में इंस्टीट्यूट किए गए थे टू गिव रिकॉग्निशन टू दोज हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो भी कंसर्न इंडिविजुअल जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर के क्षेत्र में काम किए, उनको बाल कल्याण पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो अवार्ड है ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक तो इंडिविजुअल को दिए जा सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन को दिए जा सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो चाइल्ड जो इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में रह रहे हैं एबव द एज ऑफ 5 ईयर उनको दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये जो 18 ईयर से अगर एबव हो गए हैं तो उसको नहीं दिए जाएंगे, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 18 ईयर।
अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने। तो वैसे तो अवार्ड्स के सेक्शन पहले यूपीएससी बहुत पूछती थी, लेकिन अब काफी कम क्वेश्चन कर दिए गए हैं और ना के बराबर होने लगे हैं 2-3 सालों से। लेकिन फिर भी हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं। तो आप ये याद रखो कि पद्म अवार्ड्स के बारे में तो जरूर याद रखो, और ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है गैलेंट्री अवार्ड के, दैट इज परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, ये आपको याद रखने हैं। कब इंस्टीट्यूट किए गए हैं याद नहीं रखना है। फिर आप ये जरूर याद रखना कि जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं शुड नॉट बी मोर देन 120 एट ए टाइम, है ना। फिर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आप सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसे दिए जाते हैं ये याद रखो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दोनों ऊपर वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's move to the next article. It is about Global Climate Risk Index, जो जर्मन वॉच NGO बेस्ड इन जर्मनी उनके द्वारा रिलीज किए गए। आज आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स में ये जो अवार्ड्स या फिर रिपोर्ट्स उसके नाम काफी ज्यादा आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये रिलीज किए जा रहे हैं। तो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंडेक्स है ये एनालाइज करते हैं कि जो कंट्रीज हैं या रीजन्स है वो कितने ज्यादा प्रभावित हुए हैं बाय द इम्पैक्ट ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट। अब वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स यानी कि स्टॉर्म्स हो सकते हैं, फ्लड, हीट वेव्स, ये सब हो सकते हैं। क्या हाईलाइट रहे हैं हम इनकी बात करेंगे। तो इंडिया वाज द 7th वर्स्ट हिट कंट्री ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। तो आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम वेदर से प्रभावित होने वाला जो देश है उसमें भारत 7वें नंबर पर आते हैं। ये 2019 के एक्सट्रीम इवेंट्स के अनुसार है और मोजाम्बिक वर्स्ट अफेक्टेड है। और आप हमें बताइए मोजाम्बिक इन सदर्न इंडियन ओशियन में है या नदर्न इंडियन ओशियन में है, और क्या ये कोस्टल कंट्री है या फिर इंटीरियर कंट्री है, और मोजाम्बिक के ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये इंडिया हैज ए हाई नंबर ऑफ फैटेलिटीज, और फैटेलिटीज की संख्या भी दी गई है 2267, और बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस भारत को इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट से हुए हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भारत पर भारी पड़ रहा है। उस इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं, ये सब इस रिपोर्ट बता रहा है। और फ्लडिंग जो हैवी रेन के कारण होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहे हैं 1800 डेथ्स, और इसके बारे में तो आप हर दिन न्यूज में सुनते ही होंगे जब मानसून आते हैं। तो केरला फ्लड, चेन्नई फ्लड, उत्तराखंड फ्लड, न जाने कितने प्रकार के फ्लड, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं हमारे देश में, और हम उससे अच्छे तरीके से मिटिगेट भी नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे प्यारे मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। These were 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया, और ये भी बोला गया कि 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत में आए थे। आप देख सकते हो 6 ऑफ देम वेरी सीवियर। ये सब इंडिकेट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में। और बिटवीन 2000 टू 2019 4,75,000 पीपल उन्होंने अपने जीवन ग्लोबली खो दिए बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और इकोनॉमिक लॉसेस जो हुए हैं आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट, वो है $, 2.56 ट्रिलियन। अब आप हमें बताइए कि इकोनॉमिक लॉसेस कैसे होते होंगे अगर एक्सट्रीम डिजास्टर आते हैं। तो बेसिकली आपको ही पता है जब भी कोई एक्सट्रीम डिजास्टर आते हैं तो एक तो सबसे पहले बात कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उस रीजन में वो ठप हो जाती है, कम्युनिकेशन ठप हो जाती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग होते हो सकता है वो उनकी डेथ हो गई हो, या फिर उनको रिहेबिलिटेशन किया जाता हो, या फिर जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स होते हैं उनको ऑपरेट करने होते हैं। तो ये सब मिलाकर कह सकते हो कि इकोनॉमिक लॉस को ऐड करता है। और मैंने तो कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, ना जाने कितने लॉसेस होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं,
या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, फिर जो आपके कैटल्स हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है और इन सब के आधार पे इकोनॉमिक लॉस कैलकुलेट किए जाते हैं। साथ ही साथ नो कंट्री कैन स्केप, ये साफ बता दिया गया है इस रिपोर्ट में कि कोई भी देश स्केप नहीं कर सकते एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेदर, इर्रेस्पेक्टिव कि आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में, चाहे अमेरिका में ही क्यों ना हो, चाहे कनाडा में ही क्यों ना हो, चाहे आप यूरोप के किसी कोने में क्यों ना छुपे बैठे हो, वहां पर भी ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आप पर भारी पड़ने ही वाली है। पुअरर कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं बिकॉज मोर वल्नरेबिलिटी टू डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ हजार्ड एंड लोअर कोपिंग कैपेसिटी। तो गरीब आदमी सुख भी कम झेलते हैं और दुख भी ज्यादा झेलते हैं। आप देख सकते हो पुअरर कंट्री बेचारे समस्या तो कम क्रिएट करते हैं लेकिन उनको प्रभाव काफी ज्यादा झेलना पड़ता है। क्या सजेशंस दिए गए हैं, तो कंप्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज तैयार करने की बात कही गई है और वो होनी चाहिए सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुसार। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे डील करता है और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। टू इंक्रीज रिजाइलेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। साथ ही साथ पुअर कंट्रीज के जो रिजाइलेंस कैपेसिटीज है यानी कि डिजास्टर से लड़ने की जो क्षमता उसको स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट डीलिंग विद लॉसेस एंड डैमेजेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सॉरी, बेसिकली प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखने, तो आप इसके जो हु रिलीजेस इट ये याद रखने, इसके अलावा सारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप याद रखना कि अगर एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट इवेंट होते हैं तो इसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से प्रीलिम्स में रीजन वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे वो तो आंसर में आपको टिक मारना ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डाटा जनरेशन प्रोग्राम और इसे लॉन्च किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये प्रोग्राम 2020 टू 2024 तक ऑपरेट होंगी। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं इट एम्स इज टू एक्सपीडिट यानी कि फास्ट ट्रैक द एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज। और जीएसआई ने बेसिकली इसको एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए 2024 तक वेरियस नेशनल लेवल सर्वेज कंडक्ट करेंगे। हम बात करेंगे नेशनल लेवल सर्वेज वो जो कंडक्ट करेंगी वो क्या होंगी। तो पहली सर्वे देख सकते हो नेशनल जियो केमिकल मैपिंग यानी कि एनजीसीएम, और ये ऑल इंडिया प्रोग्राम होगा और इंटायर सरफेस एरिया जो हमारे देश का है उसे कवर करेगा बाय जियो केमिकल सैंपलिंग। क्या यूजेज हैं इनके, तो बेसिकली इसकी मदद से जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको मैनेज और डेवलप किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चरल, ह्यूमन हेल्थ, अदर सोशल कंसर्न्स में इस्तेमाल होंगे। और साथ ही साथ जो हिडन मिनरल डिपॉजिट्स है उसको भी सर्च एंड फाइंड आउट करने में भी मदद मिलेगी। जो अन्य आपके प्रोग्राम है आप देख सकते हो नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग, इसकी मदद से क्या होगी, तो बेसिक एंड डिराइव्ड मैप तैयार किए जाएंगे बॉगर यानी कि ग्रेविटी एनोमली के। और ग्रेविटी एनोमली की बात करें तो उसको जानने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट जानिए कि टेम्परेचर एनोमली क्या होता है। तो टेम्परेचर एनोमली आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि अगर कोई रीजन है वहां का जो टेम्परेचर होनी चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जब एक्चुअली उसे कैलकुलेट किया गया तो पता चला वो 25 डिग्री तो नहीं है, उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो एक प्रकार से ये जो आप डिविएशन देख रहे हो टेम्परेचर का फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम टेम्परेचर एनोमली कहते हैं। उसी प्रकार से अगर ग्रेविटी यहाँ नेचुरल एक्स होती लेकिन अगर वहाँ वो नॉर्मल ग्रेविटी ना होकर कुछ वेरी कर रही है, उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, दे आर डिविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड, तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी एनोमली है। तो बेसिकली ग्रेविटी एनोमली के मैप्स तैयार किए जाएंगे इंटरनेशनल जियो मैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड, करेक्टेड मैग्नेटिक टोटल फील्ड मैप तैयार किए जाएंगे देश के बाय कंडक्टिंग ग्राउंड ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वे।
और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स होंगे इनको बेसिकली एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजीज को डिजाइन करने के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किए जाते हैं उनमें मदद मिलेगी। नेशनल एरो जियो फिजिकल सर्वे मैपिंग प्रोग्राम, इसका क्या फंक्शन रहेगा, तो बेसिकली टू डिलिनिएट कंसील्ड डीप सीटेड स्ट्रक्चर या लिथो यूनिट, यानी कि जो आपके धरती के अंदर जो लिथो यानी कि जो रॉक्स हैं जिसमें मिनरल्स हो सकते हैं, तो उसको बेसिकली फाइंड आउट किए जाएंगे। साथ ही साथ डिलिनिएट एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मिनरलाइज जोन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ शैलो क्रिस्टल आर्किटेक्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल अकरेंस। और जीएसआई ने फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, और वो क्या है, नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी। और क्या एम है इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव का, तो बेसिकली इसकी मदद से जो भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको इंटीग्रेट किए जाएंगे, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाए जाएंगे, एज वेल एज जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस डाटा जनरेट करते हैं उसको भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, सो दैट एक ब्रॉड रेपोजिटरी यानी कि डाटा स्टोरेज रेपोजिटरी तैयार किया जाए डिजिटल मीडियम के माध्यम से, इंटेलिंग सो दैट मल्टीपल यूजर एसेस कर सके और जो भी बेनिफिट्स है इन डाटा के स्टेक होल्डर्स को वो उसका लाभ भी उठा सके। अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आते हैं, और ये 1851 में सेटअप किए गए थे। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोल डिपॉजिट फाइंड आउट किए जा सके रेलवेज के लिए, और ओवर द ईयर्स इनको बेसिकली जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिल गया ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। क्या फंक्शन है आप देख सकते हो, क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट। क्या हेडक्वार्टर है, कोलकाता। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने, तो इसके लिए आप ये याद रखो कि ये सब जो प्रोग्राम्स है सिर्फ ऊपर ऊपर से याद रखो। ये जैसे नेशनल जियो केमिकल मैपिंग प्रोग्राम, ये किसका है, तो जीएसआई का। क्या फंक्शंस होंगे, क्या एप्लीकेशंस होंगे, तो ये एप्लीकेशंस रट लेने हैं आपको। उसी प्रकार से ये और इनके फंक्शन रट लेने हैं, और ये और इनके फंक्शंस तीनों जो प्रोग्राम है उनके फंक्शंस और हु इज ऑपरेटिंग दैट इज जीएसआई, इनको रट लेने। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक्स कि ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ये कोई स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, ये याद रखते हैं आपको। और देख सकते हो इसके क्या फंक्शन है, फंक्शन जनरल फंक्शन है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो जो मैंने आपको बेसिक बताई है उनको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। So let's move to the next article. It is about Ministry for Road Transport and Highways. इन्होंने बेसिकली प्रपोजल अप्रूव कर दिया है कि वो ग्रीन टैक्स लेवी करेंगे ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर। आपको पता है कि पोल्यूशन एक सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल कंसर्न है भारत के लिए, और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन एक प्रकार से या फिर ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है वो भी बढ़ती जा रही है, और जो गाड़ी बसेस ट्रक्स इन सब की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है कि रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किए जाएं। तो आप इस पोल्यूशन को रोकने के लिए अभी से ही स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, सो दैट भविष्य में ये समस्या और ज्यादा विकराल न हो जाए। इसीलिए धीरे धीरे स्टेप्स पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सो दैट जल्द से जल्द कम किया जाए पोल्यूशन लेवल को, और हम ग्रीन इकोनॉमी या फिर यूं कह सकते हो कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट इन सबको हासिल कर सके। तो बात करते हैं ग्रीन टैक्स की। तो बेसिकली ग्रीन टैक्स का क्या मतलब हुआ, आप देख सकते हो एक प्रकार से टैक्स ही है। आप इसे सिंपली पॉल्यूशन टैक्स या एनवायरमेंटल टैक्स भी कह सकते हो। और ये किस पर लेवाई किए जाएंगे, तो जो भी गुड्स हैं यानी कि जो भी वस्तुएं हैं जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करती होंगी उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो जो प्रपोजल्स हैं, क्या बातें कही गई है प्रपोजल्स में, आप देखिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर देन 8 years कुड बी चार्ज्ड ग्रीन टैक्स, यानी कि वैसे व्हीकल जिनकी उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई है उनको ग्रीन टैक्स लगाए जाएंगे। और कब ये कलेक्ट किए जाएंगे, तो जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने जाएंगे। और क्या रेट रहेगा, तो ये 10 से 25% ऑफ द रोड टैक्स हो सकते हैं।
साथ ही साथ जो पर्सनल व्हीकल्स है उनको भी चार्ज किए जाएंगे ग्रीन टैक्स के लिए आफ्टर 15 ईयर्स। लोकल ग्रीन टैक्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को भी नहीं छोड़ा गया है, यहाँ पर लोअर ग्रीन टैक्स इनके लिए लगाए जाएंगे। और डिफरेंशियल टैक्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये वो है उसके आधार पर। और एग्जेम्पशंस भी दिए जाएंगे टू व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि ये पॉल्यूट तो करते नहीं है, सीएनजी व्हीकल्स कम पॉल्यूट करते हैं, इथेनॉल एलपीजी व्हीकल्स ये सब पॉल्यूशन कम करने वाले गाड़ियां हैं। और रेवेन्यू जो कलेक्ट होंगी ग्रीन टैक्स से, इसको बेसिकली सेपरेट अकाउंट में रखे जाएंगे और ये पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए ही इस्तेमाल होंगे। और क्या बेनिफिट होगा ग्रीन टैक्स का, तो डेफिनेटली जो पीपल हैं जो वो व्हीकल्स यूज कर रही है जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर कोई राजदूत व्हीकल्स वो जो 20 साल या फिर 10 साल पुराने व्हीकल्स आज भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से उनके यूज को कम किया जाएगा और फाइनली एलिमिनेट किया जाएगा, सो दैट वो मोर एंड मोर पोल्यूशन ना क्रिएट करे। और साथ ही साथ मोटिवेट किए जाएंगे लोगों की कि वो न्यूअर लेस पोल्यूटिंग व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करे। और जो तीसरा बेनिफिट्स है पोल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस करेंगे और इट विल मेक द पोल्यूटर पे फॉर पोल्यूशन। ये जो प्रिंसिपल है एनजीटी अप्लाई करती है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो पोल्यूट करेगा वही पे करेगा। और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं ग्रीन टैक्स के, आप थिंक कर सकते हो। 2-3 बेनिफिट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो अन्य एग्जांपल्स है ग्रीन टैक्स के भारत में, आप देख सकते हैं क्लीन एनर्जी सेस ऑन द प्रोडक्शन एंड इंपोर्टेशन ऑफ कोल, लिग्नाइट, पीट। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखने हैं आपको, तो आप यहाँ से सिर्फ ग्रीन टैक्स याद रखें क्या डेफिनेशन होता है बढ़िया से, और जो बेनिफिट क्या होंगे ग्रीन टैक्स के, ये इस पर आप झलक जरूर मार ले, क्योंकि ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड्स। इट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि EPIC। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो इस कार्ड को नेशनल वोटर्स डे जो जनवरी 25 को सेलिब्रेट किए जाते हैं लॉन्च किए गए हैं इसी दिवस में। तो बेसिकली इसको आप सिक्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि PDF फॉर्मेट वर्जन कह सकते हो इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी कार्ड का, जो आप इस्तेमाल भी करते हो। तो जो इस्तेमाल करते हो लेकिन वो ऑफलाइन होते हैं, लेकिन ये जो EPIC होंगे वो PDF वर्जन में होंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर या फिर आप प्रिंट इसका निकाल सकते हैं कंप्यूटर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिजिटलाइजेशन हो गई ना, जो आपके ऑफलाइन वोटर ID कार्ड है उसका ऑनलाइन हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो जो डिजिटलाइजेशन किए गए हैं इसका इज टू इंश्योर कि वोटर ID कार्ड्स को प्राप्त करने में डिले ना हो सके, बिकॉज फिजिकल कार्ड को आने में, प्रिंट करवाने में समय लगते हैं और वोटर्स के पास पहुंचने में समय लगते हैं। और डिजिटल वोटर ID कार्ड को डिजी लॉकर में भी स्टोर किया जा सकता है। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि जो गवर्नमेंट है वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड डिजिटल फॉर्मेट्स में यूज कर रही है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट बायोकोल। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने बायोकोल प्रोडक्शन प्लांट यानी कि जहां बायोकोल प्रोड्यूस किए जाएंगे उसे सेटअप किया है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। और जो भी फार्म वेस्ट होंगे उसको कन्वर्ट किए जा सकेंगे फ्यूल में, सो दैट पावर जनरेशन हो सके। और हम बात करते हैं बायोकोल की, तो ये कार्बन न्यूट्रल सॉलिड फ्यूल होते हैं, याद रखना है आपको, कार्बन न्यूट्रल सॉलिड बायोफ्यूल, सॉलिड बायोफ्यूल। और ये ऑर्गेनिक वास्ट से बनाए जाते हैं और ये वायबल ऑप्शन है कोल कंज्यूमर्स के लिए, सो दैट एमिशंस जो कोल यूज के कारण होते हैं वो कम हो सके। और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्रोसेसिंग ड्राई बायोमास इन एन इनर्ट एनवायरनमेंट। ये याद रखना है कि जो बायोकोल को प्रोड्यूस किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एट हाई टेम्परेचर। और इसी प्रोसेस को आप पायरोलिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पायरोलिसिस याद रखें या फिर ये याद रखें कि नो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि यूपीएससी आपको ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट बोल सकती है, जबकि होता क्या है ऑक्सीजन डेफिसिट इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं
एम सैंड यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी राजस्थान की। क्या कंटेक्स्ट है, तो एम सैंड की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी कि आर्टिफिशियल सैंड है जो कैसे बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े हार्ड स्टोन्स होते हैं, गिट्टी, पत्थर, कंकर, पेबल्स, कोबल, इसको क्रश किए जाते हैं और इसको छोटे साइज एंगुलर शेड पार्टिकल्स में बनाए जाते हैं। उसके बाद वाश्ड और फाइनली ग्रेडेड टू बी यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट। क्या सिग्निफिकेंस होगा पॉलिसी का, तो इसकी मदद से जो रिवर सैंड के ऊपर जो सैंड की कंपनी या फिर कंस्ट्रक्शन हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होगी, डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही साथ एम सैंड के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को भी बूस्ट मिलेगा और जो वास्ट की जो समस्या है विच कम्स फ्रॉम द माइंस इन द स्टेट वो भी कम हो सकेंगे। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोकल लेवल पर भी जनरेट हो सकेंगे। Let's move to the next article. Is it about पक्कल डल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली पक्कल डल ये 1 गीगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी बनाए ही जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में शेनाब रिवर पे। याद रखना है जब भी कोई डैम या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर न्यूज आती है तो आपको लोकेशन पहली बार याद रखनी है, दूसरी बात कि कौन से रिवर पर ये बनाई जा रही है, तो चेनाब रिवर पर बनाई जा रही है। और आप हमें बताइए कि ये जो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि वो क्या नॉर्थ से साउथ अगर हम अरेंज करेंगे तो वो किस वे में अरेंज होगी, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान जो है उन्होंने कंसर्न्स भी रेज किए थे वर्ल्ड बैंक के साथ। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि वो IWT को वायलेट करता है, लेकिन इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि ये कुछ भी वायलेट नहीं करता है, आपका सब ड्रामा ही है। अंडर IWT जो 1960 में साइन किए थे बिटवीन द टू नेशन, इंडस, झेलम, शेनाब रिवर, ये 3 जो रिवर इंडस, झेलम, शेनाब, ये रिजर्व है पाकिस्तान के यूज के लिए, जबकि जो अगले 3 रिवर है रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया ही एक्सक्लूसिवली यूज करेगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा आकाश NG मिसाइल के बारे में। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं मेडन टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, यानी कि न्यू जनरेशन यानी कि NG और आकाश मिसाइल। तो अगर हम आकाश NG की बात करें तो न्यू जनरेशन ये याद रखना है सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये इंडियन एयरफोर्स इसे इस्तेमाल करेंगे विद द एम ऑफ इंटरसेप्टिंग हाई मैन्यूवरिंग लो रेडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट। और एक करंट अफेयर्स की न्यूज आप मेरे तरफ से भी जान लीजिए कि ये जो सोल टेम्पल है, सोल टेम्पल, ये पल्लवास रूल के दौरान बनाई गई थी और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये तमिलनाडु में लाई करते। मैं ये न्यूज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल 26 जनवरी को जब झांकियां निकल रही थी तो उसमें तमिलनाडु के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाए गए थे, ये और भी राज्य के कल्चरल हेरिटेज को दिखाए गए थे। तो उन कल्चरल हेरिटेज से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फाउंड आउट करने थे, जो मैंने एक निकाले हैं वो है सोल टेम्पल के बारे में। आपको और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने जैसे डांसेस भी दिखाए गए थे, ट्राइब्स भी बताए गए थे और उनके कुछ स्पेशल जो लाइफ स्टाइल है उन सबको आपको नोट्स के रूप में बनाना चाहिए। सो ये मेरा सजेशन है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल समझ आई होंगी और अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।